नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ। आप देख रहे हैं एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन को। इसमें हमारी कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन भी करके किसी भी तरह की कानूनी राय हमसे ले सकते हैं। आपको बता दें कि आज हम आपको रैगिंग रोकने के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे, यानी एंटी रैगिंग लॉ के बारे में समझाएंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया माधुरी जी। अगर आप भी चाहें तो रैगिंग रोकने से जुड़े कानूनों पर आपका कोई भी सवाल हो तो आप फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे किसी भी तरह की राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, ये 01206127 है। इन नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आपको दूसरा नंबर भी बता देते हैं, 01206127 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता ले सकते हैं। अब चलते हैं, रुक करते हैं नवीन पांडे जी का। सर, हम चाहते हैं कि आप बताएं दर्शकों को कि रैगिंग की परिभाषा क्या है, आखिर एंटी रैगिंग अधिनियम के अंतर्गत, और इसके मुख्य प्रकार की बात की जाए तो वो कौन कौन से हैं? जी माधुरी जी, रैगिंग का जो अर्थ है जी वो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई अव्यवस्थित या अस्वीकार्य आचरण, जी चाहे वह बोले गए या लिखे गए शब्दों के द्वारा हो या किसी ऐसे कार्य द्वारा जिसका प्रभाव किसी अन्य छात्र को चिढ़ाने या उसके साथ अशिष्ट व्यवहार करने या उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करना हो जो कि उपद्रवी नेचर का हो या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना हो, जो किसी नए या कनिष्ठ छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई या मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बन सकता हो, या ऐसी संभावना हो कि इस तरह की गतिविधियां यदि लगातार चलती रहे तो उस छात्र के अंदर ये आशंका उत्पन्न होने की पूरी संभावनाएं हो कि वह छात्र आगे चलकर मानसिक शारीरिक तौर पर क्षतिग्रस्त हो सकता है जी और इसका उसके ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, एक ट्रॉमा हो सकती है उसके साथ में। जी तो कोई भी शिक्षण संस्थान जो है, जो भी भारत में कार्य कर रहा है, उन सभी को इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा छात्र इसे कर रहा है। जी कई बार ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि सीनियर छात्र जो है वो जूनियर छात्रों के साथ ही रैगिंग करे। कई बार जूनियर छात्र जो होते हैं वो सीनियर्स की रैगिंग कर देते हैं, जी तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि कौन किसके ऊपर रैगिंग कर रहे हैं। हाँ, रैगिंग यदि कर रहे हैं और इस तरह के कृत्यों में लिप्त हो रहे हैं तो वो गलत है और उसको रोका जाना चाहिए। अब रैगिंग कई प्रकार के हो सकते हैं, जी जैसे छात्र के रंग, उसकी धर्म, है ना, उसकी जाति या उसके जेंडर को लेकर के, या उसके जो यौन संबंधित रुझान है जी उनको लेकर के हो सकता है, उसके क्षेत्रीय मूल को लेकर के, उसकी बोली, जन्म स्थान, गृह स्थान, कई इस तरह के फैक्टर्स हैं जिनको लेकर के रैगिंग की जा सकती है। अब जो रैगिंग के जो प्रकार हैं उनकी जी बात यदि हम करें तो उसमें मनोवैज्ञानिक क्षति हो सकती है रैगिंग के माध्यम से, है ना। सामाजिक तौर पर रैगिंग की जा सकती है, राजनीतिक तौर पर हो सकता है, आर्थिक, सांस्कृतिक या शैक्षणिक आयाम भी इसमें शामिल है जिनके आधार पर रैगिंग हो सकती है। जी जी, ये तो बात हो गई कि रैगिंग को किस तरह से परिभाषित किया जाता है और कितने प्रकार की रैगिंग होती है। हम चाहते हैं सर कि आप ये भी बताएं कि रैगिंग की परिभाषा और प्रकार के साथ साथ अगर भारत में रैगिंग को रोकने के लिए बनाए गए मुख्य कानून और नियमों की बात की जाए तो कौन कौन से मुख्य कानून और नियम हैं? जी, देखिए, जहां तक भारत में रैगिंग को रोकने के लिए कानूनों की बात आती है
तो यहाँ पर कोई सेंट्रल लॉ एज सच नहीं है। जी। अ, बल्कि यदि हम विभिन्न कानूनों को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि एक तो यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग जी। है ना, उसने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे कुछ रैगिंग के मामलों में, तो उन उन पर विचार करते हुए और उनके कंप्लायंस में यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हुए हैं। साथ ही साथ राज्य स्तर पर कुछ राज्यों ने कुछ कानून लागू किए हैं, जैसे केरल में लागू हुआ है ना, आंध्र प्रदेश में एंटी रैगिंग कानून है, जम्मू कश्मीर में है, पश्चिम बंगाल में है। सेंट्रल लेजिस्लेशन में हालांकि कोई अलग से रैगिंग को लेकर के कोई अधिनियम पारित नहीं हुआ है अब तक, जी। लेकिन भारतीय दंड संहिता के कुछ ऐसे प्रावधान हैं, अभी के भारतीय न्याय संहिता के, जो रैगिंग के मामलों में लागू होते हैं और उन्हीं के आधार पर जो है रैगिंग की रोकथाम करने का प्रयास किया जा रहा है अभी तक। तो यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग और भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रावधान और इसके साथ में कुछ स्टेट के लोकल लॉज हैं, जिनके आधार पर इनके रोकथाम का प्रयास अब तक चल रहा है। जी सर, और अगर हम बात करें कि रैगिंग के मामलों से जुड़े हुए जांच की, तो हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि रैगिंग के मामलों में जांच के लिए किस प्रकार की शिकायत समिति या प्राधिकरण का गठन किया जाता है और किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। यदि हम यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों को देखें, जी। या जैसा कि कुछ राज्यों ने अपने राज्य स्तर पर कुछ कानून लागू किए हैं, तो चाहे वो यूजीसी के दिशा निर्देश हो चाहे राज्यों के कानून हो, सभी को इनका अवलोकन करने पर हमें ये मालूम पड़ता है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान, प्रत्येक कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक परमानेंट एंटी रैगिंग कमेटी की स्थापना करना अनिवार्य है। जी। साथ ही साथ एंटी रैगिंग स्क्वाड की भी स्थापना करना प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान के लिए अनिवार्य है। जी। तो ये जो एंटी रैगिंग कमेटी है, इसके अंदर एक तो जो शैक्षणिक संस्थान के जो मुखिया हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो सकते हैं या डीन हो सकते हैं, वो भी इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा पुलिस की भी मदद ली जा सकती है और पुलिस विभाग के भी एक आध प्रतिनिधि को इसमें रखा जाता है। कुछ जो छात्र होते हैं उनके अभिभावकों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा शिक्षकगण, और यदि संस्थान के अंदर हॉस्टल है तो हॉस्टल के वार्डन या हॉस्टल की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां से भी एक प्रतिनिधि को रखना होता है। और ये कमेटी ये सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि संस्थान के अंदर, चाहे वो कैंपस के अंदर हो या हॉस्टल में हो या कैंटीन हो या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी कॉम्प्लेक्स के हिस्से के अंदर जो है रैगिंग की घटना जो है वो कोई कारित ना कर सके। इसके अलावा जो एंटी रैगिंग समितियां हैं संस्थानों के अंदर, वे एंटी रैगिंग स्क्वाड्स का भी उसको भी नियुक्त करती हैं। एंटी रैगिंग स्क्वाड्स का कर्तव्य ये होता है कि वे लगातार निरीक्षण करते रहते हैं अलग अलग स्थानों पर कि कोई भी छात्र जो है किसी दूसरे छात्र की रैगिंग करने का प्रयास भी ना कर सके। और यदि ऐसा कुछ कोई करता हुआ पाया जाता है तो एंटी रैगिंग स्क्वाड्स जो है ये एंटी रैगिंग कमेटी को रिकमेंडेशन देती है, अपनी सिफारिश भेजती है और उन सिफारिशों के आधार पर एंटी रैगिंग कमेटी कार्रवाई करती है और मामले से निपटती है। जी सर, और एंटी रैगिंग अधिनियम के तहत अगर छात्र पर रैगिंग का आरोप सिद्ध हो जाता है, किसी छात्र ने रैगिंग की है किसी दूसरे छात्र की, और उस पर अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उस पर आखिर उसको किस प्रकार का या फिर क्या क्या दंड दिया जा सकता है? जहां तक
दंड के प्रावधानों का सवाल आता है, जी। तो शिक्षण संस्थान के परिसर में या परिसर के बाहर यदि कोई छात्र रैगिंग का दोषी पाया जाता है, या हो सकता है ये कोई इकलौता छात्र हो जो रैगिंग का दोषी पाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि छात्रों का समूह होता है जी। जो मिलकर के किसी दूसरे छात्र की रैगिंग करते हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में जब रैगिंग एंटी रैगिंग कमेटी अपनी जांच करने के बाद में छात्र को या छात्रों के समूह को दोषी पाती है, जी। तो बहुत सारे दंड हैं जो कि दिए जा सकते हैं, बहुत सारी दंडात्मक कार्यवाही है। जैसे कि किसी भी सत्रीय परीक्षा के अंदर या विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से उस दोषी छात्र को या छात्र समूह को रोका जा सकता है, जी। या यदि वे परीक्षा में बैठ चुके हैं तो उनके जो परीक्षा परिणाम हैं उनको रोका जा सकता है। कक्षाओं में भाग लेने और शैक्षणिक विशेषाधिकारों से निलंबित किया जा सकता है उनको। यदि छात्रवृत्ति दी गई है या कोई अन्य लाभ दिया गया है तो उसको भी वापस लिया जा सकता है। कॉलेज से 1 महीने की अवधि के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। यदि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है तो जी। जो प्रवेश दिया गया है छात्र को, उसके प्रवेश को भी रद्द किया जा सकता है। यदि किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मीट के लिए या किसी टूर्नामेंट या युवा महोत्सव, इस तरह के कार्यक्रमों में यदि उस छात्र को चयनित किया गया है शिक्षण संस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो उससे भी उसको रोका जा सकता है, उसके जगह किसी और को भेजा जा सकता है। ठीक है सर, यहाँ तक अभी कि जी। जी। छात्रावास से निलंबन या निष्कासन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो सर, अभी आपने बात किया था यूजीसी का, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो अगर हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है या यूजीसी की बात करें, तो इनके द्वारा रैगिंग के खिलाफ आखिर कोई खास दिशा निर्देश दिए गए होंगे एंटी रैगिंग के लिए? तो ये अगर कुछ खास दिशा निर्देश हैं तो हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि वो क्या खास दिशा निर्देश हैं जो यूजीसी ने जारी किए हैं। जी, देखिए 2009 में जी। रैगिंग के मुद्दे से संबंधित एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए जब आया, जी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीबीआई निदेशक आर के राघवन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। जी। समिति ने काफी सारी सिफारिशें दी और उन सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वो एक विस्तृत दिशा निर्देश के रूप में एक औपचारिक दिशा निर्देश उसने जारी किए, जो कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान को लागू करना है। इसके अंदर जो है कुछ तो रैगिंग की व्याख्याएं हैं, उनकी चर्चा की गई है इन दिशा निर्देशों के अंदर। विभिन्न प्रकार के रैगिंग की चर्चा करने के अलावे यूजीसी ने यह भी कहा है कि संस्थागत स्तर पर रैगिंग रोकने के लिए अपनी मंशा को सार्वजनिक रूप से घोषित करना जो है, ये प्रत्येक शिक्षण संस्थान के लिए आवश्यक है। जी। और इसके लिए जो है छात्रों से एक वचनबद्धता पर हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए, जिसका असर ये है कि अभी के टाइम में यदि आप देखेंगे तो प्रत्येक कॉलेज के अंदर जब भी एडमिशन का सीजन आता है और जब छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, तो उनसे एक एंटी रैगिंग एफिडेविट पर हस्ताक्षर करवाया जाता है, और साथ ही साथ छात्रों के जो अभिभावक होते हैं उनसे भी एक एफिडेविट आमतौर पर सारे कॉलेजेस आज के दिन में लेते हैं। इसके अलावा संस्थान को नए और वरिष्ठ छात्रों के बीच में स्वस्थ बातचीत की सक्रिय निगरानी, प्रोत्साहन और विनियमन के लिए पाठ्यक्रम प्रभारी, छात्र सलाहकार, वार्डन और कुछ वरिष्ठ छात्रों को अपने सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए उपयुक्त समितियों का गठन करने का दिशा निर्देश दिया गया था। इसी के साथ दिशा निर्देशों के अनुसार यदि एंटी रैगिंग समिति द्वारा दोषी पाया जाता है कोई भी छात्र, तो समिति के किसी भी सदस्य को ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है और कार्रवाई करनी होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जो यूजीसी ने जारी किए।
हम बात कर रहे हैं आज रैगिंग रोकने के कानूनों के बारे में, यानी एंटी रैगिंग लॉ के बारे में। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अधिवक्ता नवीन पांडे जी, एज लीगल एक्सपर्ट। हम उनकी तरफ चलते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि क्या रैगिंग केवल शारीरिक शोषण तक सीमित है या मानसिक, सामाजिक, यौन उत्पीड़न के मामले अधिनियम में भी शामिल किए जाते हैं, और अगर किए जाते हैं तो किस तरह से शामिल किए गए हैं? माधवी जी, रैगिंग जो है जी ये केवल शारीरिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं है। जी अ, अभी के टाइम में जो डिजिटल युग चल रहा है, बहुत सारे संसाधन हमारे पास हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और न जाने और कितनी कई सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो उपलब्ध हैं। अब इस स्थिति में ये भी देखा जाता है कि कई बार व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मानसिक उत्पीड़न किया जा सकता है, जैसे डिजिटल स्टॉकिंग हो गया, जी या किसी प्रकार के मीम्स बना करके शेयर करना, किसी का उपहास करते हुए चुटकुले या इस तरह की गतिविधियां जो है वो भी शामिल है। जी यूजीसी ने संस्थानों को इन गतिविधियों पर भी नजर रखने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया हुआ है। जी जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे छात्र का सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित करता है, जैसे जबरन जो है उसको मजाकिया कपड़े पहनने के लिए मजबूर करना, या अजीब हरकतें करना, जैसे कि जानवरों की नकल करना, जी इन सब चीजों के लिए मजबूर करता है, तो ये जो उत्पीड़न होता है, ये जो रैगिंग होती है, ये शारीरिक से कहीं ज्यादा मानसिक तौर पर होती है। जी साथ ही साथ कपड़े, लहजे, क्षेत्र या पृष्ठभूमि, है ना, जैसे कि जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर अपमानजनक टिप्पणियां करना, ये भी एक गहरा मानसिक आघात पहुंचाती है जी विक्टिम छात्र के ऊपर। इसी प्रकार से महिलाओं के संदर्भ में यदि देखा जाए, जी तो कई बार महिलाओं को उनके शरीर के आकार, है ना, या शरीर की बनावट या उनका रंग, इनको लेकर के भी जो है उनके ऊपर अभद्र ये कमेंट्स जो है किए जाते हैं। जी तो इसका भी जो है एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, जो कि शारीरिक तो नहीं होता, लेकिन हाँ मानसिक होता है, और काफी हद तक ये यौन उत्पीड़न के समान जो है कष्टदायक होता है। जी इसी प्रकार से कई बार ये भी देखा जाता है कि जो रैगिंग करने वाला छात्र है, वो विक्टिम छात्र के ऊपर दबाव बनाता है ना, जैसे उसका शिक्षण संबंधित कोई कार्य है उसको करने के लिए मजबूर करना, जी या कई बार जो है कैंटीन में उनके खाने के बिल जो है जबरदस्ती पे करने के लिए कहते हैं, या इस तरह से आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया जाता है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि रैगिंग जो है केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि ये मानसिक, भावनात्मक, यौन संबंधी या आर्थिक भी हो सकता है, और इन सभी पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, जिसके वजह से यूजीसी के दिशा निर्देश भी हैं, और कई राज्यों में लोकल स्टेट लॉज भी हैं जो इनसे निपटने के लिए संस्थानों को सक्षम बनाते हैं। जी ठीक है। अगर सर हम बात करें यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट की, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस के प्राचार्य या डीन आदि की क्या जिम्मेदारी होती है रैगिंग को रोकने के लिए, किस तरह से वो निभाते हैं? देखिए, जहाँ तक शिक्षण संस्थान के प्रमुख, प्राचार्य या डीन जो भी हो, उनके जिम्मेदारियों की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले जितने भी प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो यूजीसी के दिशा निर्देशों के रूप में हो, चाहे राज्यों के अपने राज्य स्तरीय कानूनों के अंदर हो, तो इन सभी में शिक्षण संस्थान के जो भी प्रमुख होते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे वार्तालाप करें, है ना, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी,
जो नए छात्र प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं संस्थान के अंदर, उनके साथ भी वार्तालाप करना जी और उनसे सबसे पहला तो ये कि अंडरटेकिंग लेना कि वे किसी भी प्रकार के रैगिंग से संबंधित गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। जी और यदि हिस्सा लेंगे तो उनको ये भी एजुकेट करना जो है संस्थान प्रमुख की जिम्मेदारी होती है कि उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जा सकती है। जी इसके अलावा विभिन्न समितियों का गठन, है ना, जैसे एंटी रैगिंग समिति, एंटी रैगिंग स्क्वाड्स, इनका गठन करना भी संस्था प्रमुख की जिम्मेदारी के तहत आता है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन करना लोकल अथॉरिटीज जैसे कि पुलिस, है ना, साथ छात्रों के अभिभावक, इनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना, जी ये भी उनकी जिम्मेदारी में आता है। संस्थान के अंदर पूरे जोर शोर के साथ ये चीज प्रचारित करना जी कि रैगिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी कि जी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लागू करना और उसको प्रचारित करना, ये भी शिक्षण संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारी होती है। जी और यदि कोई रैगिंग की घटना इन सब के बावजूद भी घटित हो जाती है तो शिक्षण संस्थान के प्रमुख जो ये समिति का गठन करते हैं, एंटी रैगिंग समिति, उसके प्रमुख भी संस्थान के प्रमुख ही होते हैं। जी तो जांच के अंदर भाग लेना और एक निष्पक्ष जांच करके और समुचित कार्यवाही करना, ये भी शिक्षण संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारियों के तहत आता है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से सारी जानकारियां साझा करने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे हमारे लीगल एक्सपर्ट अधिवक्ता नवीन पांडे जी और आज हम आपको जानकारी दे रहे थे रैगिंग रोकने के नियमों और कानूनों के बारे में, यानी एंटी रैगिंग लॉ के बारे में। आप भी चाहें तो हमारे इस शो से जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।